सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को संसद ने किया खारिज। ब्रेक्जिट डील के विरोध में 432 और समर्थन में 202 वोट। विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी बहस। मनरेगा में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ कुल 61,084 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। बढ़ोतरी से ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को होगा फायदा। आर्थिक विकास और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट जनादेश और निर्णय लेने में समर्थ प्रधानमंत्री की जरूरत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, बेमेल गठबंधन और मनमौजी नेतृत्व से नहीं होगा देश का भला। देश भर के 40,000 कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालयों में बढ़ेंगी 25% सीटें। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम अगले शैक्षिक सत्र से होगा लागू। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कर्नाटक के युवा तैराक श्रीहरि नटराज का शानदार प्रदर्शन। जीते 7 स्वर्ण पदक। पदक तालिका में 64 गोल्ड समेत 177 पदकों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर कायम। और आज बुलेटिन की शुरुआत ब्रिटेन से आई बड़ी खबर के साथ। यूरोपियन संघ के ब्रिटेन से अलग होने की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को ब्रिटिश संसद ने खारिज कर दिया है। ब्रेक्जिट डील के विरोध में 432 और समर्थन में 202 वोट पड़े। थेरेसा मे को आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में बहस होगी। ब्रेक्जिट डील यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को संसद ने भारी बहुमत से खारिज कर दिया। 432 सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जबकि 202 सांसदों ने इसका समर्थन किया। यहां तक कि खुद थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के 118 सांसदों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस डील के खिलाफ वोट दिया। लेकिन ये भी सच है कि विपक्षी लेबर पार्टी के 3 सांसदों ने डील का समर्थन किया। The ayes to the right 202, the noes to the left 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! On a point of order, the Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को मिली इस ऐतिहासिक हार के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि संसद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के ब्रेक्जिट डील को खारिज किया है, उससे साफ है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस होगी। The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this House. I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. And I'm pleased that motion will be debated tomorrow, so this House can give its verdict on the sheer incompetence of this government and pass that motion of no confidence in the government. ब्रेक्जिट डील पर मिली इतनी बड़ी हार के बाद थेरेसा मे के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन कई सांसदों और थेरेसा मे की सरकार को समर्थन देने वाले दलों ने साफ किया है कि उन्होंने इस डील का विरोध किया है, प्रधानमंत्री का नहीं।
मतदान के बाद थेरेसा मे ने कहा कि अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेती हैं तो वो सोमवार को ब्रेक्जिट डील के एक दूसरे मसौदे को संसद में पेश करेंगी। First, we need to confirm whether this government still enjoys the confidence of the House. I believe that it does, but given the scale and importance of tonight's vote, it's right that others have the chance to test that question if they wish to do so. Mr. Speaker, I want to end by offering two reassurances. The first is to those who fear that the government's strategy is to run down the clock to the 29th of March. That is not our strategy. I've always believed that the best way forward is to leave in an orderly way with a good deal. We will therefore make a statement about the way forward and table an amendable motion by Monday. But I ask members on all sides of the House to listen to the British people who want this issue settled. अगर आज थेरेसा मे सदन का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें या किसी और को 14 दिनों के अंदर सदन का विश्वास हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरकार नहीं बन पाती तो फिर ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा होगी। विकल्प ये भी है कि थेरेसा मे संसद में दोबारा ये योजना पेश कर सकती हैं और संसद की मंजूरी हासिल कर सकती हैं। वो यूरोपीय संघ से दोबारा बातचीत कर सकती हैं और एक नए समझौते के साथ संसद में आ सकती हैं। इसे दोबारा जनता के पास जनमत संग्रह के लिए भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो 29 मार्च को ब्रिटेन बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इसके साथ ही इस योजना के लिए कुल आवंटन 61,084 करोड़ रुपए हो गया है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च है। अतिरिक्त आवंटन करीब 90 सांसदों, कई जाने माने नागरिक समाज के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, किसान आंदोलन के नेताओं और पूर्व नौकरशाहों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धन की कमी को लेकर चिंता जताने के बाद किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 6,084 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसके साथ ही 2018-19 में इस योजना के तहत कुल आवंटन 61,084 करोड़ रुपए हो गया है, जो अब तक का सर्वोच्च आवंटन है। केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। ये फैसला अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा। 25% सीटें बढ़ाने का फैसला पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बात का फैसला मंत्रालय, यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बैठक में लिया गया। Government has decided to implement 10% EBC quota right from this academic year 2019-2020. All the universities, 900 universities and 40,000 colleges will be given full operational manual and OM operational mandate in 1 week time, and this will be, the reservation will be available in both public and private institutes. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 7वां वेतनमान देने का फैसला किया है। इससे इन संस्थानों में काम करने वाले 29,264 शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। इससे केंद्र के खजाने पर 1,241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50% भी वहन करने का ऐलान किया है। देश की प्राथमिक शिक्षा पर असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 कल दिल्ली में जारी की गई। साल 2018 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 3 से 16 साल के बच्चों का स्कूल में नामांकन और 5 से 16 साल के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की क्षमता पर केंद्रित है। स्कूलों में शिक्षा के स्तर में पिछले कुछ सालों में सुधार आया है। गैर सरकारी संस्था असर
यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 2008 में जहां 15 से 16 साल की उम्र की 20% से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती थीं, 10 सालों में यह आंकड़ा घटकर 13.5% पर आ गया है। 6 से 14 साल का तो एनरोलमेंट लेवल हमेशा ही हाई था, पर देयर वर अदर ओल्डर एज ग्रुप्स जो जैसे 11 से 14 या 15 से 16 जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे काफ़ी थे, वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। कक्षा 2 की किताबों को आधार बनाकर असर ने छात्रों के पढ़ने की क्षमता की जांच की है। इसमें कक्षा 3 के 27% से ज्यादा बच्चे पढ़ने में सक्षम पाए गए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 25% था। वहीं कक्षा 5 के 50% से ज्यादा छात्र इन किताबों को आसानी से पढ़ लेते हैं। 2016 में यह आंकड़ा 47.9% था। वहीं कक्षा 8 के करीब 73% बच्चे बेसिक किताबें पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट की अटेंशन मिडिल स्कूल में चली तो ये 11 से 14 साल का जो भाग है वो भी नीचे आने शुरू हो गया आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। और अब जैसे गणित के बुनियादी कौशल की बात करें तो कक्षा 3 और कक्षा 5 के छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसमें मामूली बढ़त दिखाई दी है। कक्षा 8 की बात करें तो करीब 44% छात्र ही बुनियादी गणित के सवाल हल कर पाए। जहां कुछ राज्यों में आंकड़े 2016 के मुकाबले 2018 में नीचे आया है, वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अच्छा सुधार देखा गया। गणित और पढ़ना लिखना, इस पर जोर देना कुछ हद तक तो शुरू किया है। पहले इतना ध्यान उस पर नहीं था, गवर्नमेंट्स इसकी तरफ इतना सीरियसली ध्यान नहीं दे रही थी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक जो हैं, वो भी इसकी तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। असर ने अपने सर्वेक्षण में देश के 596 जिले के 3,54,000 के करीब घरों को शामिल किया है। इस रिपोर्ट में करीब 16,000 सरकारी स्कूलों के 5,46,000 से ज्यादा बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित एक मंत्री स्तरीय समूह रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कंपोजिशन योजना के साथ साथ जीएसटी दरों के सरलीकरण की संभावनाओं पर विचार करेगा। जीएसटी परिषद की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया गया था। मंत्री समूह रियल एस्टेट क्षेत्र पर लागू जीएसटी दरों के सरलीकरण का भी विश्लेषण करेगा। इसके साथ ही समूह रियल एस्टेट क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर भी गौर करेगा। देश को उच्च आर्थिक वृद्धि की राह पर आगे ले जाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो निर्णय लेने में समर्थ हो और उसके पास स्पष्ट जनादेश हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक स्थायित्व, निर्णायक नेतृत्व और स्पष्ट बहुमत का वृद्धि से संबंध नामक ब्लॉग में ये बात कही है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ स्पष्ट बहुमत के साथ चुना गया प्रधानमंत्री ही आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकता है और देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि बेमेल गठबंधन और मनमौजी नेतृत्व से देश का भला नहीं होने वाला। अरुण जेटली ने अपने एक ब्लॉग में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक वृद्धि को 8% से भी ऊपर ले जाना चाहता है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल में 7.3% की औसत वृद्धि दर इससे पिछली सरकार के मुकाबले अधिक व्यापक आधार की गणना पर हासिल की गई है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल के दौरान देश में वित्तीय अनुशासन पहले के किसी भी वर्ष के मुकाबले सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि आज दुनिया की 5वीं, 6ठी और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के बीच का फासला बहुत कम रह गया है। फ्लाइंग फॉर ऑल थीम पर मुंबई में चल रहे 2 दिन के वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आज दूसरा दिन है। इससे पहले सम्मेलन की कल मुंबई में शुरुआत हुई। अपनी तरह के पहले सम्मेलन में सरकार ने कल विमानन पर विजन 2040 डॉक्यूमेंट जारी किया। सरकार जल्द ही एयर कार्गो पॉलिसी भी जारी करेगी। साथ ही भारत विमान निर्माण के लिए एक रोड मैप बनाने पर भी काम कर रहा है। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 की मंगलवार को मुंबई में शुरुआत हुई।
इसका उद्घाटन करते हुए नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार की कोशिश अगले 15 से 20 सालों में देश में 100 नए एयरपोर्ट निर्माण की है। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को 2300 विमानों की आवश्यकता है और इसलिए एक समर्पित विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। So it's a good idea that we like to join hands with the top players and over a period of time make aircraft. When I'm saying make aircraft, the making of any product in the world has undergone a sea change. Nobody makes end-to-end product in one place. It's becoming part of a global value chain, global supply chain. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हवाई अड्डों की क्षमता और विमानन जरूरतों पर अपनी राय रखी। ग्लोबल एविएशन समिट में दुनिया भर से 800 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 14 देशों के नागर विमानन मंत्री और DGCA के 35 प्रतिनिधि और 100 CEO शामिल हैं। मुंबई में हो रहे ग्लोबल एविएशन समिट के जरिए सरकार का फोकस है कि किस तरह से इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और रोजगार के नए आयाम खोले जाएं। साथ ही कैसे एक बड़ा मिशन बनाया जाए जिससे भारत में एविएशन इंडस्ट्री का और विस्तार किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, आज सम्मेलन का दूसरा दिन है। कल हमने देखा तमाम बड़ी बातें सामने आई, चाहे वो 2040 विजन डॉक्यूमेंट हो या विनिर्माण और कार्गो नीति बनेगी, ये बातें प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि देश में ही विमान बनाने पर अब विचार हो रहा है। आज अगर बात करें तो आज क्या खास रह सकता है सम्मेलन में? जी प्रीति, देखिए आज कई B2B और साथ ही साथ बायलैटरल डिस्कशन और वैलिडिटी सेशन के साथ सेशन ये भी है कि किस तरह से ड्रोन का और यूज हो सकता है सिविल एविएशन मार्केट में, और साथ ही जो कार्गो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक अनुमान की माने, एक स्टडी और रिपोर्ट की माने, तो जो कार्गो इंडस्ट्री है उसको लगभग 13% पर ग्रो करना पड़ेगा। जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का टारगेट है कि साल 2027 तक 10 मिलियन टन कार्गो जो है वो इंडिया को अचीव करना होगा। इस पर काफी यहाँ पर आज मंथन होगा। इसके साथ साथ जैसा कि कल सिविल एविएशन मंत्री सुरेश प्रभु ने भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है एयरक्राफ्ट की इंडिया में। अभी तक प्रीति असेंबली होती है, काफी बड़े पैमाने पर असेंबली होती है, लेकिन सरकार अब एक मिशन लाने वाली है क्योंकि अगले कुछ सालों में भारत को तकरीबन 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। क्योंकि जिस तरह की तेजी आ रही है सिविल एविएशन मार्केट में, उसमें भारत सबसे बड़ी मार्केट होने वाली है एयरक्राफ्ट के लिए। इसीलिए सरकार का भी फोकस है कि किस तरह से नीतियां बनाई जाएं ताकि एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन वो भारत में ही हो। इन सभी बातों पर आज मंथन होगा। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। और आगे बढ़ेंगे। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कल 2 नए विज्ञान चैनल लॉन्च किए हैं, DD साइंस और इंडिया साइंस चैनल। दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किए गए विशेष प्रयासों का ये नतीजा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को 2 विज्ञान चैनल को दिल्ली में लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को प्रसारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। काफ़ी समय से इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसको बहुत प्लान करके और इसके क्वालिटी और कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस नाते थोड़ा समय ज़रूर लिया है। और अब इसको शुरू करने के बाद उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग काम शुरू करेंगे कि देश में 24 घंटे का एक डेडिकेटेड साइंस चैनल हो और कोई भी साइंस की गतिविधि या कोई भी साइंस की देश या दुनिया की उपलब्धि से देश के लोग जानकारी से वंचित ना रहे, इसके ऊपर काम करेंगे। We are starting with a 1-hour slot, but I think the intention is very clear, as the Honorable Minister shared, that we want to make it a 24/7 channel and make it, not just another channel, but the channel for science content to, encourage the scientific temper, the spirit of inquiry, so that, children and youth across India get attracted to science and get engaged with science. DD साइंस चैनल का दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क में 1 घंटे का डेली शो प्रसारित किया जाएगा, जो सोमवार से लेकर शनिवार तक हफ्ते में 6 दिन प्रसारित किया जाएगा। वहीं इंडिया साइंस 24 घंटे का इंटरनेट चैनल होगा।
हम साइंस को लोगों के घरों तक पहुंचा पाएंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि घर घर में साइंस होगा और हर दिन साइंस होगा। Aspirations from 1 hour to 2, 2 to 4, 4 to 6 and 6 to 12 and 24 is what we shall strive for, and I hope we'll have the blessings of all of you. ये दोनों चैनल दूरदर्शन और विज्ञान प्रसार के आपसी सहयोग से शुरू हुए हैं। दूरदर्शन की पहुंच देश के 92% लोगों तक है। ऐसे में इन दो चैनलों के शुरू होने से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। विज्ञान के प्रसार और प्रचार के क्षेत्र में दूरदर्शन की तरफ से एक आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसके द्वारा आज 2 साइंस चैनल को लॉन्च किया गया। लेकिन इसका मकसद सिर्फ प्रचार और प्रसार का नहीं है, जबकि आने वाले समय में इसको एक डेडिकेटेड साइंस चैनल की तरफ लिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बाद केरल के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कोल्लम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। 13 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना से आलपुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो गया है और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या भी कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जनता के लिए नए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 तलाक विधेयक को ऐतिहासिक बताया और मामले में विपक्ष के अड़ंगा लगाने की आलोचना भी की। The NDA government has been working towards abolishing triple talaq. Who is opposing us on this? The communists and the Congress. Triple talaq is big injustice to women. Several Islamic nations have banned it. Why should India have such a practice? But driven by vote bank politics, the Congress and communists support it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन भी किए। इस मौके पर उन्होंने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर परिसर में स्वदेशी दर्शन योजना के तहत शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं के पूरा होने के उपलक्ष्य में पट्टी का अनावरण किया। कर्नाटक में 2 विधायकों के कांग्रेस और जेडीएस सरकार से समर्थन लेने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही गठबंधन सरकार को कोई खतरा होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल बनी हुई है। वहीं बीजेपी अपने सभी विधायकों को दिल्ली के पास गुरुग्राम में ठहरा रही है और कर्नाटक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। मेघालय में खनन से निकले कोयले की ढुलाई पर प्रतिबंध लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मेघालय के विभिन्न स्थानों पर चल रहे खनन से निकले कोयले की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने अदालत के आदेश को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए खनन हादसे पर भी नाराजगी जताई है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस ए नजीर की पीठ ने मेघालय सरकार, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करके राज्य में कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनके जवाब मांगे और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय कर दी है। खेल की दुनिया की खबर है। पुणे में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर बरकरार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कर्नाटक की युवा तैराक श्रीहरि नटराज ने शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कल स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने अंडर 21 के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 26.16 सेकंड का समय लिया। नटराज ने इसके बाद 100 मीटर फ्री स्टाइल में 52.37 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कल 2 स्वर्ण पदक और जीतकर नटराज ने अपने पदकों की संख्या 7 कर ली है। अंडर 21 में महाराष्ट्र की स्नेहल भोंगले ने लड़कियों के 87 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
अंडर 21 में तेजपाल सिंह संधू ने 109 किलोग्राम भार वर्ग से ज्यादा में पंजाब को स्वर्ण पदक दिलाया है। साथ ही महाराष्ट्र की हर्षदा निथवे ने अंडर 21 वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के निशानेबाज सरताज सिंह ने निशानेबाजी के 50 मीटर थ्रो पोजीशन स्पर्धा के रोमांचक मुकाबले में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। अंडर 21 में 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में गुजरात की माना पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं हॉकी में ओडिशा ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर लड़कों के अंडर 21 वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 64 स्वर्ण, 51 रजत और 62 कांस्य समेत 177 पदकों के साथ महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। वहीं 47 स्वर्ण समेत 121 पदकों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर आ गया है। 37 स्वर्ण के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुक्कुलर के रचयिता प्रख्यात तमिल चिंतक कवि तिरुवल्लुवर की पुण्य स्मृति पर नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर देशवासी भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक और बौद्धिक चिंतन की महान परंपरा का स्मरण करें और तिरुक्कुरल जैसी महान रचनाओं का अध्ययन करें। महान राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानाडे की आज पुण्यतिथि है। वो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे ने समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था। रानाडे स्वदेशी के समर्थक और देश में ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करने के पक्षधर थे। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ शाही स्नान के साथ कल शुरू हो गया है। प्रयागराज में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच भी संगम में अलग अलग अखाड़ों के साधुओं और श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रथम शाही स्नान के दौरान संगम तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। दुनिया भर से आए हुए पर्यटकों ने भी नजारों का लुत्फ लिया। मेले में 14 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज्यादा शौचालय समेत कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं कुंभ में मुहैया कराई गई हैं। कुंभ में पहली बार लेजर शो, टेंट सिटी पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए बजट 2019। नमस्कार।